अस्सलाम वालेकुम। हमारे पिछले 3 वीडियो थे जिसके अंदर एक था इमेज रीट का आईपीओ, इसके अलावा सीजीटी और रास्त। उसके अंदर कुछ सवालात थे, कुछ कन्फ्यूजन होती है लोगों को, वो क्लियर होगा तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक। सवालात कुछ इस तरह थे। सबसे पहले बहुत से लोगों ने कहा है कि आपको नहीं पता कि टैक्स जो है वो फाइलर हो या नॉन फाइलर, वो सबके लिए 15% है। तो नॉन फाइलर को अगर छूट दे दी तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसे कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट बस? तो नॉन फाइलर का 30 है और फाइलर 15 है। कभी कभार आप जो है ना कुछ चीज़ कमेंट करने से पहले उसको ज़रा देख लिया करेंगे, आप तहकीक। कुछ सोच बोल क्या रहे हैं आप उसके पीछे। वो ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आप अपना कमेंट ओपिनियन देना चाहिए, लेकिन आप ऐसी चीज़ कह रहे हैं जिसकी कोई सर पैर है ना लॉजिक है, सिर्फ आपको थोड़ा गूगल से सर्च कर लें। और बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि भाई 15% है। वो 15% जो फ्लैट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए आरडीए रोशन डिजिटल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर 15% फ्लैट है फॉर बोथ, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर। उनको एक सहूलत दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो फ्लैट 15% और फर्स्ट ईयर के लिए 15% और 30% है, ये हम आपको बता रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप अपना कोई कमेंट्स करें तो सवालात किया करें। और बहुत सारे लोगों ने ये बात कर दी तो मुझे अजीब से लगा कि क्या लोग एक तो कोशिश तो कर लें कि आप खुद थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च कर लें, डॉक्यूमेंट मौजूद हो तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। ताकि दूसरा था कि भाई आपका जो जो स्लैब कट है ना, वो 12% आपने कहा है नेक्स्ट ईयर। मतलब कि अगर हम 6% की होल्डिंग करें, 6 साल की होल्डिंग करें, तो हम 6 साल बाद अगर हम बेचेंगे तो हम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके भी बारे में आपका गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी हम आपको जो बजट लेटेस्ट नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट है, तो नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट पे जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आपको मालूम करनी हो, डेटा वगैरह, सिंपल गूगल पे लिखना है कैपिटल गेन टैक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो सीधा एनसीसीपीएल का लिंक खुल जाएगा आपके सामने। सारी चीजें लिखी हुई है, पिक्चर भी हम अटैच कर देंगे, एडिट करके पिक्चर भी आ जाएगी, सारी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। वैसे भी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान nccpl.com अगर वो कर लें आप, नेशनल क्लियरिंग जो है वो पूरा सिस्टम संभालता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो वहाँ पर टैक्स कलेक्शन भी वहीं होती है और लोगों के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी है वहीं, वो भी वहीं से मिलते हैं। सब मिलता है। तो एक तो सबसे पहले 2 सवाल हो गए। पहला सवाल हमारा ये है कि जो स्लैब है वो हर साल 2.5% कम हो जाता है। अगर आप आज के बाद अगर आप 6 साल बाद बेचेंगे तो सीजीटी नहीं रहेगा। दूसरा जो टैक्स और जो फाइलर के लिए है वो 15% है और 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए ये है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये जो लोग कहते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं अगर हम फाइलर हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, मतलब वकील को क्या क्या देना पड़ता है? अगर आप ऑलरेडी फाइलर हैं तो आपको अपने पहले तो इनकम देनी है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हुई है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप होती है पूरे साल की, आप वो दे देंगे, और बैंक स्टेटमेंट भी आपने देना है। अगर सिर्फ सैलरी से कमाते हैं तो सैलरी स्लिप और पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट। अगर स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो कैपिटल गेन टैक्स का सर्टिफिकेट आता है पूरा, वो देना होगा ताकि पता चल जाए कि आपके गेन्स हुए हैं या लॉसेज हुए हैं, तो वो भी आपके एडजस्ट हो जाएगा। और साथ में ईयर एंड की क्लोजिंग रिपोर्ट कि क्लोजिंग पर आपके पास कौन कौन से शेयर्स थे, मतलब कितनी वैल्यू के शेयर्स है, तो वो भी आपके एफबीआई के अंदर ऐड हो जाएंगे। और साथ में अगर आप साल के अंदर कोई गाड़ी घर कुछ भी लेते हैं तो वो भी आप ऐड करवा सकते हैं। और ब्रोकर से आपके जो ब्रोकर होगा वो जून 30 का जो क्लोजिंग होगी उसकी सीडीसी पोजीशन दे देगा। और आपकी जो मोबाइल ऐप होती है या फिर नेशनल क्लियरिंग से आप अपना सीजीटी सर्टिफिकेट अगस्त के एंड में मिल जाता है तकरीबन ना, वो जी हाँ अगस्त के एंड तक वो मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें, और इसके अलावा वकील आपको खुद भी बता देता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। इतना इशू तो नहीं होता, जो चीज़ें बताएगा वही चीज़ें आप कलेक्ट करके देंगे। दूसरा ये कि टैक्स जो स्टॉक्स हैं उनमें जो डिफरेंट कैटेगरी है टैक्स की, मतलब जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उसमें सब में 15% नहीं लगता, किसी में ज्यादा किसी में कम भी है। वो 2 सेक्टर कौन से हैं जिसमें कम और ज्यादा है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्योंकि उनका रूल है कि 90% ऑफ द अर्निंग डिविडेंड में देना है। सही है। तो उस पर स्ट्रेट 25% फॉर द फाइलर्स और नॉन फाइलर के लिए 50% टैक्स लग जाता है रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के सेक्टर के अंदर। और आईपीपी जितनी भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं उस पर 7.5% है फॉर फाइलर्स और 15% है फॉर नॉन फाइलर्स। मतलब हप्को ने अगर डिविडेंड दिया है 10 रुपए तो हब पावर कंपनी पे जो टैक्स कटेगा आपका वो 75 पैसे कटेगा, ना कि 1.5 रुपया। अगर नॉर्मल कंपनी को डिविडेंड देगी तो और अगर रीट अगर 10 रुपये डिविडेंड देती तो वो कट जाता आपका 2.5 रुपए। तो बहुत बड़ा फर्क है, समझने की जरूरत है कि नॉर्मल जितने भी शेयर्स हैं इन 2 सेक्टर के अलावा उसमें 15% टैक्स है फाइलर के लिए और 30% नॉन फाइलर के लिए। डिविडेंड टैक्स पावर कंपनीज मतलब हब पावर, लाल पीर, XYZ 7.5% है फाइलर के लिए और 15% है नॉन फाइलर के लिए। रीट में 15% से भी ऊपर है, फाइलर के लिए 25% है और नॉन फाइलर के लिए 50% है। तो एक और सवाल हल हुआ।
अच्छा, अगर आपका डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट है तो हर एक अलग टैक्स डिडक्ट करेगा या एक ही जगह से डिडक्ट होगा? हर महीने का, पहले तो देखिए महीने की बात करते हैं ना हम, आपके 4 जगह अकाउंट है, 4 ब्रोकरेज हाउस के अंदर, तो हर बार हर महीने अलग अलग हाउस से आपका कटेगा। अगर हाउस के अंदर 2-3 अकाउंट है तो वन टाइम कटेगा हाउस से, हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। 4 अकाउंट है तो 4 बार आपका अलग अलग अकाउंट्स के अंदर जो है वो टैक्स कटेगा, और उसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स ईयर एंड पे होंगी। मतलब एक हाउस के अंदर आपने लाख रुपए कमाए, दूसरे हाउस में लाख रुपए लॉस कर दिया, ठीक है, तो लाख रुपए यहाँ से कट गया, वहां मिलेगा नहीं आपको, सही है। वो ईयर एंड में जाके एडजस्ट हो जाएगा, वो आपको रिवर्स आ जाएगा, जो भी नेट होगा वो ईयर एंड में होता है। नेटिंग जो है, अगर आप अलग अलग ब्रोकरेज में हाउस में एडजस्ट करा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ब्रोकरेज हाउस काटेगा उस वक्त की बाइंग सेलिंग प्रॉफिट लॉस के नेशनल हिसाब क्लियरिंग से, काटता है, नेशनल क्लियरिंग काटेगा उस हाउस के हिसाब से। लेकिन साल के आखिर में तमाम हाउस की जो कंबाइन रिपोर्ट कंबाइन रिपोर्ट आएगी, मर्ज हो जाएगी। एक ही हाउस में अगर आपके 3-2 अकाउंट हैं तो वो कंबाइन ही कटता है उस मंथ बेस पे ही। तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। कैपिटल गेन टैक्स एक एनआईसी पे लगता है, जिसका आपको जो सीजीटी रिपोर्ट आती है वो भी एक एनआईसी के नंबर पर एक ही आती है, और सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, कितना नेट कमाया और कितना नेट आपने टैक्स दिया। क्लियर है। अच्छा, आप जो आपने कहा था पिछली दफा कि लॉस जो होता है, अगर मेरा एक दफा 1 लाख प्रॉफिट हुआ, उन्होंने 15,000 रुपये काट लिए, फिर दूसरी तरफ से 50,000 लॉस हुआ, तो वो वापस जो देंगे एडजस्टमेंट के, वो कहाँ पैसे आएंगे? बैंक में आएंगे? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट, पैसे कटते भी ट्रेडिंग अकाउंट से हैं, आते भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही है। आपके एडजस्टमेंट जो भी होगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रोकर ही करके देगा जी, नेशनल क्लियरिंग को। ठीक है जी। बोनस के अंदर जो टैक्स होता है वो किस तरह कटता है? 10% स्ट्रेट फॉर फाइलर्स, 20% फॉर नॉन फाइलर्स, और शेयर्स कटते हैं। जैसे कि 1000 शेयर थे आपके पास किसी कंपनी के, 100% बोनस इशू किया, तो 1000 शेयर ही आपके पास आने चाहिए ना, ठीक है। 1000 में से 10% कट जाएगा, यानी कि 900 शेयर आपके पास आएंगे, 100 शेयर आपके टैक्स के अंदर कट जाएंगे। आपको मिलेंगे ही 900। बिल्कुल मिलेंगे ही 900, अकाउंट में ही 900 आएंगे। अगर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो 200 शेयर कट जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल है कि हम म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं तो कहाँ से करें, और बेस्ट वे क्या है? म्यूचुअल फंड में बाय करना चाहिए या ईटीएफ में करना चाहिए? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट वे अगर ये है कि अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट शेयर के अंदर करेंगे और प्रॉफिट उसके अंदर ज़्यादा होता है। फंड की फ़ी या ईटीएफ की फ़ी नहीं लगती है अगर आप डायरेक्ट करते हैं। तो अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है, होल्ड करते हैं आप, तो डायरेक्ट करें। और अगर फंड में करना है तो कोई भी आप फंड में बैंक में खुलवा लें, अलमीज़ान ज़्यादा चलता है। मेरा अपना मशवरा है, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, इन्वेस्टिंग की आदत नहीं है आपको, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। मीज़ान बैंक के पास आप चले जाएं, वो आपको गाइड भी कर देंगे। हालांकि उनका अपना ऑफिस अलमीज़ान फंड वगैरह होता है, लेकिन आप बैंक से ले जाएंगे तो आप फिर वो समझाएंगे, उनकी अपनी एप्लीकेशन से आप फिर फंड में जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है नए लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो आपको जरा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। उसका शेयर बढ़ गया, मेरा गिर गया, ट्रेडिंग में लगा देती है। हाँ, ट्रेडिंग में लगा देती है। इवेंचुअली आप पैसा लूज कर जाते हैं, और मोस्टली यही होता है देखा गया। तो बेहतर ये मेरा अपना मशवरा होगा कि शुरू के 1-1.5 साल तक थोड़ा पैसा बिल्ड करना सीख जाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पैसा बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग करना शुरू करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अगला सवाल है कि दूसरे ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोलता हूँ तो मैं क्या शेयर्स बेचूंगा या शेयर ट्रांसफर करूंगा? अगर होगा तो सब सिलसिला कैसे होगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने बेचने हैं, ट्रांसफर करना है। वैसे तो अगर आपको बेचने नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर लिए हैं, लेकिन आपको दूसरे हाउस में मूव करना है सर्विसेज की वजह से, कि कोई भी वजह है, तो आप दूसरे हाउस में पहले अकाउंट खुलवाएंगे। उसके बाद आपको जस्ट एक ईमेल करनी है प्रीवियस ब्रोकर को, जहां पर आपके पास शेयर्स हैं, वहां आप ईमेल करेंगे कि भाई मेरा ये अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर खुला है, यहाँ पर शेयर ट्रांसफर कर दो। तो आपका ब्रोकर एक दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स आपके शेयर ट्रांसफर कर देगा। सिंपल ये है। अब तो 5 मिनट में हो जाते हैं वैसे मैक्सिमम 24 आवर्स है, तो वो करेगा, वो जिस वक्त एंट्री एग्जीक्यूट करेगा विद इन हाफ एन आवर आपके दूसरे हाउस के अंदर शेयर आ जाएंगे। मैं अपना अकाउंट ट्रांसफर कैसे करा सकता हूँ स्टॉकिफाई टीम के पास? अगर तो आपका दूसरे हाउस में अकाउंट है तो आपका नया अकाउंट खुलेगा। नंबर लिख देते हैं नीचे, मैं बता भी देता हूँ, 030103012446। इस पे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो आपका नया अकाउंट भी खुल जाएगा। फिर आपको शेयर्स किस तरह से मूव कराने हैं वो भी गाइड मिल जाएगी। और अगर आपका हाउस के अंदर ही है मुनीर खनानी में, तो भी आप इसी नंबर से कांटेक्ट करें। आपने सिर्फ एक ईमेल करनी है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज की ईमेल एड्रेस पर, और आपका अकाउंट हमारे पास मूव हो जाएगा, सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। और सवाल ये है कि कमीशन एंड एसएसटी कट के बाद सीजीटी कट होता है या टोटल मतलब ग्रॉस कट होता है? नेट प्रॉफिट जो आपने शेयर बाय किया, सेल किया, जो भी कमीशन लगी वो भी माइनस हो जाएगी। एसएसटी ईच एंड एवरीथिंग माइनस होने के बाद जो नेट आपने कमाया, सपोज 1000 रुपए, तो उस 1000 रुपए पर टैक्स लगेगा। सवाल ये है कि ये जो सीजीटी की कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक हो जाती है, कोई चांस तो नहीं है या ये गलत कटने का? इसके अंदर कितनी क्लियरिटी है, कितनी क्लियरिफाई करें इसको?
ऑटोमेटिक होती है वैसे तो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गलत कटा है तो हर महीने के एंड पर रिपोर्ट आती है जिसके अंदर लिखा आता है कि आपने कौन से शेयर के अंदर कितना प्रॉफिट किया है। आपके पास अपनी भी कैलकुलेशंस होंगी, अपना भी सारा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होती है, तो उससे आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। वैसे ऑटोमेटेड होता है, कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती है इसमें। सबसे ज़्यादा ऑटोमेटेड इदारा ही स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको सेटिस्फाई कर सके। अगला सवाल ये है कि अगर सीजीडी को कम करने के लिए किसी स्टॉक में लॉस बुक कर लें और फिर दोबारा उसी स्टॉक में एंट्री कर लें, इज दिस स्ट्रेटजी अलाउड? यस, अगर आप सेम डे बाय सेल नहीं करते तो। लोग करते हैं वैसे। अगर जैसे कि आपने लाख रुपए का प्रॉफिट किया जनवरी के महीने के अंदर, और दूसरी आपके पास शेयर थे जिसमें लाख रुपए का लॉस हो रहा था, आपने सेल कर दिया मंडे वाले दिन, तो अगर आप मंडे वाले दिन ही बाय करेंगे तो एडजस्ट नहीं होगा। इंट्राडे ट्यूसडे वाले दिन आपको बाय करना है। ट्यूसडे वाले दिन जब आप बाय करेंगे तो पुराना लॉस आपका एडजस्ट हो गया, आप नई एंट्री आपकी नए हिसाब से चलेगी, नए प्राइस से आ गई। नए प्राइस से आ तो जाएगी। ये लोग करते हैं वैसे, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये हौसला होना चाहिए कि अगर दूसरे दिन प्राइस 19-20 हो गया तो इतना, तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है। हाँ, और आपने बेचा उसी वक्त कैप हो गया तो दूसरे दिन भी कैप खुला तो फिर आप घबराने, ऐसा होता नहीं है वैसे। उम्मन लोग इसी तरह करते हैं। ज़्यादातर जो पुराने सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल सही है, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्योंकि शेयर कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर था, आपने एक्चुअल लॉस रियलाइज किया अपना, जब वो ऊपर जाएगा आप सेल करेंगे तो वही प्रॉफिट होना है, वही टैक्स लगना है। नॉन फाइलर के लिए एडजस्टमेंट क्या कैसे होती हैं? तो मेरे ख्याल इसमें मोइज ने पहले ही बताया था कि उनका रोल ओवर नहीं होता। क्या रोल ओवर सिर्फ मंथली होगा आपका, जैसे कि आपने एक साल के अंदर जितना भी नेट प्रॉफिट लॉस होगा उसका हिसाब किताब हो जाएगा साल के एंड में। अब जितना भी प्रॉफिट आया लॉस आया डजंट मैटर, वो साल आपके हिस्ट्री से रिमूव हो जाएगा, फिर नया साल अगले नए जीरो से स्टार्ट होगा। जो सुविधा है वो फाइलर को अवेलेबल है 3 साल की रोल ओवर की, नॉन फाइलर को वो भी सहूलत मैसर नहीं है, और मंथली उसी तरह एडजस्ट होता है, साल के आखिर में पूरा एडजस्टमेंट होगा, लेकिन रोल ओवर नहीं मिलेगा नॉन फाइलर को जी। चलें जी, मोटे मोटे सवाल हो गए, मोस्टली कवर्ड है। इससे पहले जो वीडियोस है वो भी अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक वाइज वो है, और जितने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने कर लिए हैं। इसके अलावा अगर मजीद सवाल होंगे आपके तो बताइए। खास तौर पर ये कि वीडियो पूरा सुन लिया कीजिए। कितनी चीज़ें ऐसी थी रीट वाले में, इमेज वाले में, वो हमने बताई थी, फिर उसके नीचे वही सवाल लिखे हुए थे। तो बहुत छोटे वीडियोस होते हैं, इसको अगर कंसंट्रेशन इतना अगर आपका कमज़ोर है तो स्टॉक मार्केट तो वैसे ही बहुत वॉलेटाइल जगह है, कैसे कंसंट्रेट करेंगे? मज़ीद क्या टॉपिक, किन टॉपिक्स के बारे में आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते। SIP के बारे में बहुत सवाल आते हैं, उस टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।